नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे अपने भारत के असली और सच्चे लोगों से। जैसा आपका ये पसंदीदा शो का नाम है, वैसे ही आज के शो में हम भारत के लोगों को इसको समर्पित करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, कुछ खास चीजें आपके लिए आज लेकर आए हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबरें। आज की पहली खबर नीरज चोपड़ा के गोल्डन थ्रो को लेकर। एक बार फिर नायाब नीरज ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला गोल्ड पहली बार किसी भारतीय को मिला है। दूसरी बड़ी खबर भी वहीं एथलेटिक्स की दुनिया से आई है। 4x400 रेस में भी 4 भारतीयों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। पहली बार एशियाड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और फाइनल में टॉप 5 में भारतीय जोड़ी आई है। और इसके साथ ही आज की तीसरी बड़ी खबर, आखिरकार क्यों भारत के तमाम खिलाड़ी लगातार सफलताएं पा रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह है टॉप्स। ये टॉप्स क्या है, इसके बारे में तफसील से आपको बताऊंगा। तो खेलों की दुनिया में आज वाकई में दिख रहे हैं हम भारत के लोग, यानी वो लोग जो अलग अलग प्रदेशों से हैं, अलग अलग धार्मिक आस्थाओं वाले हैं, अलग अलग खेलों में निपुण हैं, पर सबका मकसद एक ही है, मिलजुल कर भारतीय परचम यानी हमारे तिरंगे को सबसे ऊंचे लहराना है। आज हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को पहला सोना दिलाया है। उनका जेवलिन थ्रो 88.17 मीटर तक गया, लेकिन इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया तक पहुंची। इसके साथ ही भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की जब 4x400 रिले रेस में मोहम्मद अनस, अमोस जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश की जोड़ी ने सबको हैरान करते हुए इस फाइनल रेस में 5वीं जगह हासिल की। उन्होंने एशिया का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। बैडमिंटन में हाल ही में विश्व कप चैंपियनशिप में भारत के स्टार खिलाड़ी एच.एस. प्रणॉय को भी कांस्य पदक मिला है, कांस्य पदक जीता है। हालांकि हार के बाद भी एच.एस. प्रणॉय वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले 5वें भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। एच.एस. प्रणॉय विश्व के टॉप 10 खिलाड़ियों में 9वें स्थान पर है। और एक और बात भूलिएगा नहीं, बीते हफ्ते ही यह खबर भी आई, जब हम चांद को छूने जा रहे थे तब भारत के एक और चांद अजरबैजान में उगता दिख रहा था। भारत के प्रज्ञानंद ने, महज छोटे से बच्चे ने, 18 साल के बच्चे ने, प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन नाम के दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी को बुरी तरीके से फाइनल में फंसा लिया था। वो इस स्टेज तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी बने हैं। यानी हम ही तो हैं भारत के लोग, तरह तरह के प्रांत से आने वाले, तरह तरह खेल को खेलने वाले, लेकिन मकसद सबका एक कि हिंदुस्तान के परचम को सबसे ऊंचा लहराना है। तो सबसे पहले बात करेंगे नीरज चोपड़ा की, जिनकी वजह से आज एक खास कार्यक्रम हमने तैयार किया है। आपको पता है नीरज चोपड़ा बचपन में बहुत मोटे थे और वजन कम करने के लिए उन्होंने दौड़ना शुरू किया था। तेज दौड़ने के साथ ही उन्हें भाला फेंकने का भी उस वक्त शौक लग गया और हरियाणा के पानीपत की गलियों से निकला ये छोरा आज की तारीख में जेवलिन थ्रो में दुनिया का एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो 25 साल से कम उम्र में सब बड़े टूर्नामेंट के गोल्ड मेडल जीत चुका है। जी हां, हर गोल्ड मेडल इसके व्यक्ति के नाम पे है। आज वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने 88.17 मीटर भाला फेंका। इसके पहले पिछले साल डायमंड लीग में 89.94 मीटर तक वो भाला फेंक चुके हैं, जो उनके करियर का बेस्ट प्रदर्शन रहा है। उसके एक साल पहले 2021 में ओलंपिक्स में 87.58 मीटर भाला इसी नायाब नीरज ने फेंका था। एशियन गेम्स में वह 88.06 मीटर भाला फेंक चुके हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में 86.47 मीटर तक उनका भाला गया था और वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का वो भाला यानी जैवलिन फेंक चुके हैं। ये तमाम वो रिकॉर्ड्स हैं नीरज चोपड़ा के, जब उनको स्वर्ण पदक हासिल हुआ है। भाला फेंककर स्वर्ण पदक तो वो जीत चुके हैं। नीरज ने अभी तक 90 मीटर के ऊपर किसी भी चैंपियनशिप में जेवलिन को नहीं फेंका है। उनके जीवन में अगर कोई कसक आज की तारीख में रह गई है तो वो शायद यही है। उन्होंने ये बात आज का मेडल जीतने के बाद अपने इंटरव्यू में कही भी कि बस अब 90 मीटर और रह गया है। इसी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के नदीम अशरफ से एक बार जो उन्होंने 90 मीटर वो तो फेंक चुके हैं, लेकिन अभी नीरज को कमाल करना बाकी है। क्या कहा था नीरज ने
इस टूर्नामेंट के बाद 90 मीटर को लेकर, आइए सुनते हैं। क्वालिफाई राउंड की थ्रो के बाद आज मैं खुद को सेकंड थ्रो के बाद भी मैं सोच रहा था कि मुझे खुद को और ज्यादा पुश करना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि और अच्छी थ्रो निकलेगी। पर आपको पता ही है कि हाँ, इतना प्रेशर होता है उस टाइम पे, अंदर हो जाता है कभी कभी प्रेशर, लेकिन वही है कि हमेशा मैं सोचता हूँ कि लास्ट थ्रो भी मैं निकाल सकता हूँ। वही मैं मोटिवेशन साथ में लेके चलता हूँ कि मुझे लास्ट थ्रो तक खुद को पुश करना है और काम करना है। और अभी सर ने भी मोंडो के लिए यहाँ पे बात की है, तो होपफुली फ्यूचर में हमारा वहाँ पे मोंडो ट्रैक होगा जो यहाँ पे होता है, और अच्छी परफॉर्मेंस हम निकालेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। मेनी कांग्रेचुलेशंस और 90 मीटर के लिए ऑल द बेस्ट। 90 मीटर के लिए ऑल द बेस्ट, पूरा हिंदुस्तान ये कह रहा है। नीरज दरअसल ऐसे ही नीरज चोपड़ा नहीं बने, उनके बड़प्पन और दरिया दिली की भी कई मिसालें हैं जो उन्हें पूरे भारत का सबसे लोकप्रिय और सबसे पसंदीदा खिलाड़ी बनाती हैं। आज चैंपियनशिप जीतने के बाद जब टॉप 3 खिलाड़ी दर्शकों के सामने अपने देश का झंडा फहराकर अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, तब पाकिस्तान की नदीम के पास उनके देश का झंडा तक नहीं था। तो नीरज ने बड़े प्यार से इशारे से उनको अपने पास बुलाया और नदीम को भी तिरंगे के साए में जगह दे दी। नीरज का बड़प्पन है। एक और वीडियो, एक और तस्वीर आज ही की वायरल है, वो भी जरूर ध्यान से देखिएगा। स्वर्ण पदक जीतने के बाद जब एक विदेशी फैन ने नीरज के पास पहुंचकर तिरंगा आगे किया और कहा कि इस पर ऑटोग्राफ दे दो, तो नीरज ने साफ मना कर दिया कि वो तिरंगे का अपमान नहीं करेंगे, अपना नाम उस पर नहीं लिख सकते हैं। उन्होंने फैन का दिल न टूटे, उनकी टी शर्ट पर अपने ऑटोग्राफ दे दिए। इसके साथ ही नीरज अपने साथ खिलाड़ियों की भी मदद करने में संकोच नहीं करते हैं। बहुत से एग्जांपल से याद दिलाता हूं आपको, इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में बुडापेस्ट जाने के लिए ओडिशा के खिलाड़ी हैं जेना, उनको वीजा नहीं मिला था, वीजा मिलने में दिक्कत हो रही थी। तब नीरज ने ट्वीट कर उनके काम को आसान बना दिया और बड़ी आसानी से जेना साहब को वीजा मिला और जेना ने भी अभी टूर्नामेंट में 84.77 मीटर भाला फेंक कर 5वां स्थान हासिल किया। इसी के पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर जब कुश्ती संघ के मुखिया ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला पहलवान के पक्ष में वो ट्वीट कर अपनी आवाज उठा चुके हैं। ये काम नीरज ने तब किया था जब बड़े बड़े पूर्व खिलाड़ी भी पहलवानों के पक्ष में बोलने से संकोच कर रहे थे, कोई भी सिस्टम से पंगा लेना नहीं चाहता था। नीरज चोपड़ा के प्रैक्टिस सेशन का एक वीडियो आपके सामने दिखाता हूं। इस वीडियो को देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। शायद इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपने किसी भी खिलाड़ी में कभी ना देखी हो। पुराना वीडियो है, देखिएगा नीरज किस तरीके से बेंट आउट करते हैं, और ये जो नीरज बेंट कर रहे हैं यही उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा कारण भी है। इसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ओडिशा के जेना को बुडापेस्ट पहुंचना था और उनको वीजा मिलने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिक्कत हो रही थी। तो वो खबर आपने देखी भी, कैसे नीरज ने वो काम आसान कर दिया। उनका ग्राफिक्स उनको ये सब काम मिलते। लेकिन अब ये जो खेल हैं वो बड़े शहरों तक के शगुफे नहीं बचे हैं। भारत के स्पोर्ट्स मैप की बात करें तो आप पाते हैं कि धीरे धीरे क्रिकेट के अलावा बहुत से ऐसे ओलंपिक खेल हैं जो अब प्रचलित हो गए हैं। यहां तक कि कुछ इलाके तो कुछ खास खेलों के लिए एक तरह की राजधानी बन चुके हैं, सेंटर बन चुके हैं। खेलो इंडिया का ये मैप आप देखेंगे तो पाएंगे किस राज्य में कौन सा खेल किस तरीके से खेला जा रहा है। ये भारत का दरअसल यही खेल मानचित्र है। जम्मू कश्मीर को मैंने अपवाद के तौर पर लिया है, क्रिकेट वहां पर खूब खेला जा रहा है। अब आप क्रिकेट की खबर इस ग्राफिक्स के मैप पे नहीं देखेंगे। हरियाणा में कुश्ती और जैवलिन चलती है, दिल्ली में शूटिंग और टेबल टेनिस की राजधानी बन चुकी है, पंजाब हॉकी के लिए जाना जाता है, राजस्थान में शूटिंग खूब हो रही है, महाराष्ट्र में शूटिंग, कबड्डी और स्विमिंग जाना जाती है, गोवा के फुटबॉल और नौकायन किसी से छुपा नहीं है, कर्नाटक में बैडमिंटन चल रहा है, केरल तो फुटबॉल की राजधानी नहीं बन चुकी है, एथलेटिक्स और नौकायन के खिलाड़ी भी यहां से निकलकर आगे आ रहे हैं, तमिलनाडु में टेनिस है, बैडमिंटन है और शतरंज है जहां के प्रज्ञानंद आते हैं, तेलंगाना में बैडमिंटन है, हैदराबाद वहीं आता है और गोपीचंद की अकेडमी वहीं चल रही है, ओडिशा में हॉकी है, तीरंदाजी है, झारखंड में भी हॉकी और तीरंदाजी खूब खेली जा रही है, बंगाल फुटबॉल का कैपिटल आप कह सकते हैं। तो पूर्वोत्तर जो नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें फुटबॉल, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में जमकर लोग बाग दिलचस्पी ले रहे हैं और मेडल्स भी जीत रहे हैं। यूपी को भूलिए मत, यूपी में कबड्डी और हॉकी खूब खेली जा रही है। हमारे देश को कहा जाता है कि हमारे क्रिकेट बहुत खेला जाता है, लेकिन कुछ किस्से और कुछ चेहरे आपको दिखाता हूं कि जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और ये सब ओलंपियंस हैं, मेडलिस्ट हैं। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बॉक्सर विजेंदर सिंह हरियाणा के भिवानी से छोटे से शहर से रहने वाले हैं, छोटे शहर का बड़ा नाम।
ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले विजय कुमार जो कि शूटर हैं, वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के रहने वाले हैं। छोटे शहर का बड़ा धमाका। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय खिलाड़ी और वेट लिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आती हैं, एक बहुत ही छोटे से इलाके से, कोई मुंबई या दिल्ली की रहने वाली नहीं है। टोक्यो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू मणिपुर जैसी पूर्वोत्तर के इम्फाल की रहने वाली हैं। ओलंपिक में ही कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक हरियाणा के रोहतक शहर से आती हैं और 8 बार की विश्व विजेता और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मैरी कॉम मणिपुर के इम्फाल से हैं। यानी छोटे छोटे शहरों से निकल कर आकर इन लोगों ने बहुत बड़ा नाम कमाया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार अगर मदद करे और खिलाड़ियों में अगर जज्बा हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। क्यों छोटे शहरों के बड़े खिलाड़ी बाहर आ रहे हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह एक टॉप्स नाम की स्कीम है जो कि सरकार ने शुरू की है। किन किन खिलाड़ियों को फायदा हुआ है? नीरज चोपड़ा का नाम तो उसमें है ही है, मीराबाई चानू, पीवी संधू, साक्षी मलिक को भी इस टॉप्स स्कीम का फायदा मिला है। ये टारगेटेड खिलाड़ी थे। इनको बाहर विदेशों में ट्रेनिंग, विदेशी कोच का खर्चा, विदेशों में रहने का खर्चा सब भारत सरकार ने उठाया और इन चारों ने ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बार बार सफलताएं दिलाई हैं। और ये सब जो कुछ आप देख पा रहे हैं, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों की कामयाबी, ये इसलिए संभव हो सका कि सरकार ने खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए टॉप्स यानी टारगेटेड ओलंपिक्स पोडियम स्कीम की शुरुआत की। ये स्कीम 2014 में बनी, जिसमें बहुत फोकस तरीके से खिलाड़ियों को मेडल जीतने के लिए वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट के लिए तैयार किया जाता है। इसी स्कीम में 2018 में और सुधार किया गया और बड़े बड़े खिलाड़ियों की मदद के लिए अलग टेक्निकल टीम बनाने की आजादी दे दी गई। खेल मंत्रालय की इस योजना में ओलंपिक मेडल जीतने के उद्देश्य से ही सामान्य खिलाड़ियों और पैरा ओलंपिक जीतने के लिए दिव्यांग खिलाड़ियों को 50,000 रुपए का महीने का स्टाइपेंड दिया जाता है। आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस के तौर पर भी 50,000 रुपए और इन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इसीलिए खेल मंत्रालय के बजट में हर साल इजाफा किया जा रहा है ताकि ज्यादा खिलाड़ियों को टॉप्स का फायदा मिले। 2021-22 में खेल मंत्रालय का जो बजट था वो 2250 करोड़ रुपए का था। आगे बढ़कर 2022-23 में 2673 करोड़ रुपए और 35 लाख रुपए का हो गया। 2023-24 में यानी वर्तमान साल में यह 3,397 करोड़ रुपए और 33 लाख रुपए का हो चुका है। हर साल बजट बढ़ता जा रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो ऑफ द डे। इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी आज फिर साझा की। इसरो ने ट्वीट करके बताया कि 27 अगस्त 2023 को यानी कल रोवर प्रज्ञान के रास्ते में 4 मीटर व्यास का एक क्रेटर सामने आ गया था, जो रोवर से 3 मीटर आगे था। इसके बाद रोवर को अपना रास्ता बदलने का कमांड यहां धरती से दिया गया और वो सुरक्षित तरीके से रोवर अपने नए रास्ते पर आगे बढ़ चला, यानी वो टक्कर नहीं हो पाई। तो किस तरीके से रोवर प्रज्ञान काम कर रहा है और कैसे इसरो से उसको कमांड मिल रहे हैं, ये कहानी उनकी कामयाबी की दास्तान बयां कर रही है। इसीलिए आज का हमारा वीडियो ऑफ द डे भी है। चाहे खिलाड़ी हो चाहे वैज्ञानिक हो, यही तो हैं हम भारत के लोग। गुड नाइट।